show that an operator T on a Hilbert space H is unitary if and only if TEI is complete orthonormal set whenever EI is complete orthonormal set। complete orthonormal set की डेफिनेशन हमने पीछे की है, मैंने पीछे करवाई है, आप वहाँ से देख लेना। अब क्या कह रहा है, टी यूनिटरी होगा, इफ़ एंड ओनली का रिजल्ट है जब EI को मैं कंप्लीट लेकर चलूँ और उसकी इमेजेस, इस टी के अंदर जो उसकी इमेजेस आएंगी वो भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बनती हों। तो पहले हम लेकर चलेंगे EI कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है और TI भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है उसके रिस्पेक्ट में, तो टी यूनिटरी होगा। फिर हम लेकर चलेंगे टी यूनिटरी है और EI एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो उसकी इमेजेस का सेट यानी TEI भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बनेगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले ये टी को यूनिटरी लेकर चला है, लेट टी इज़ यूनिटरी, ठीक है। EI कैसा सेट है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। सिंस टी इज़ यूनिटरी, टी अगर यूनिटरी हो, हमने पीछे किसी भी आर्बिट्ररी ऑपरेटर के लिए ये इक्वेशंस, इक्विवेलेंट कंडीशंस की हैं, यूनिटरी के लिए की हैं। टी अगर यूनिटरी है तो हमने ये से प्रूव किया है कि नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ TX, TY इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ XY हो जाएगा, ठीक है। ये तो फोर ऑल XY बिलोंग्स टू H है, EI EJ भी तो H के कोई मेंबर है। अगर इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो मैं किसी TEI TEJ पर लगाऊंगी तो वो इक्वल होगा सिर्फ एलिमेंट्स EI और EJ के, लेकिन EI EJ तो मुझे कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल दिए हुए हैं और ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन क्या कहती है, जब ये दोनों सेम होंगे वैल्यू 1 देगा और दोनों डिफर होंगे तो वैल्यू 0 देगा। इसका मतलब क्या हुआ, TEI भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गया, ठीक है। टू प्रूव इट कम्प्लीटनेस, अब मुझे TEI को ऑर्थोनॉर्मल तो दिखा दिया, अब मुझे इसे कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल दिखाना है। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल की हमारे पास इक्विवेलेंट कंडीशंस होती हैं जिसका हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए, अगर EI कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है किसी भी हिल्बर्ट स्पेस H पर, X कोई भी वेक्टर है H का, अगर EI कंप्लीट है, ऊपर कहा है सिर्फ ऑर्थोनॉर्मल सेट, अगर EI कंप्लीट हो जाए तो X परपेंडिकुलर और X परपेंडिकुलर और X परपेंडिकुलर हो जाए इस EI पर, यानी कोई भी वेक्टर अगर कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट पर परपेंडिकुलर हो जाए तो डेफिनेटली उस वेक्टर को 0 होना पड़ेगा। ये रिजल्ट है, ये इक्विवेलेंट कंडीशंस है जिन्हें हम जिसका यूज़ करके हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। लेट X बिलोंग्स टू H सच डेट X इज़ परपेंडिकुलर टू TEXI। हम लेकर चले हैं X कोई H का मेंबर है और X परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ X मेरा सिर्फ 0 हो गया तो यानी TEI कैसे हो जाएंगे, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा। XTEI है, अगर XTEI पर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0, ठीक है। अगर T को मैं इसको चेंज करके लिखूँगी एडजॉइंट की फॉर्म में तो ये T स्टार XEI होगा इज इक्वल टू 0 4 ऑल I, ठीक है। यानी T स्टार X परपेंडिकुलर हो गया EI पर, लेकिन EI तो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल गिवन है, तो यानी T स्टार X क्या होगा, 0। अगर T स्टार X 0 होगा तो यानी T स्टार दोनों तरफ T अप्लाई कर दिया तो भी आइडेंटिटी IX भी 0 होगा। अगर कोई आइडेंटिटी मैपिंग के अंडर इमेज 0 दे रहा है तो X को ही 0 होना पड़ेगा, यानी TEI कैसा हो गया, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया। कन्वर्सली लेट द गिवन कंडीशन होल्ड्स, हम मान के चले हैं कि EI जब EI कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है TEI भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। हम क्या प्रूव करेंगे, T इज़ यूनिटरी, वी शैल शो डैट T इज़ आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ H ऑन टू इटसेल्फ। कह रहा है अगर हमने पीछे थ्योरम की थी इफ़ एंड ओनली में कि T यूनिटरी है तो ऐसा होगा, और अगर T आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है तो यूनिटरी होगा। तो इस कंडीशन T को यूनिटरी प्रूव करने के लिए पहले हम T को आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। फर्स्ट वी शो डैट T इज़ आइसोमेट्री, ठीक है। अगर X को 0 ले ले तो नथिंग टू प्रूव, फिर तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना। लेट X नॉन जीरो है, देन अगर X नॉन जीरो है तो मुझे पता है X बाय नॉर्म ऑफ X इस तरीके के एलिमेंट्स की कलेक्शन ऑर्थोनॉर्मल बनती है। कैसा भी मैं अगर X नॉन जीरो है तो X बाय नॉर्म ऑफ X जैसे जो वेक्टर बनेंगे वो कैसे होंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स होंगे। रिजल्ट एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इज़ कंटेन्ड इन सम और कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। हमारे पास एक रिजल्ट होता है, इसे हम यूज़ करेंगे कि हर ऑर्थोनॉर्मल सेट किसी न किसी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट में कंटेन्ड होगा। देन देयर एग्जिस्ट अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट इन H कंटेन्ड दिस, तो डेफिनेटली मुझे एक सेट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट मिलेगा जो इस सेट को कंटेन करता है जहाँ पर X नॉन जीरो है।
बाय द गिवन कंडीशन टी मस्ट मैप्स कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट इनटू अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। और हमें दिया क्या हुआ है कि कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट की इमेज भी कंप्लीट होगी, जो गिवन कंडीशन है हमारी इस कन्वर्स पार्ट की। अगर x बाय नॉर्म ऑफ x कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बन रहा है तो t, अगर मैं t अप्लाई कर दूंगी उसके बाद भी ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। और ये तो कंप्लीट, अगर मैं इसके अंडर इसकी इमेज चेक करूँगी, इसकी इसी के साथ प्रोडक्ट चेक करेंगे, इनर प्रोडक्ट चेक करेंगे तो डेट इज़ 1 आएगी, यानी नॉर्म ऑफ टी एक्स नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल होगा। और अगर नॉर्म ऑफ टी एक्स नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल हो गया तो टी कैसा हो गया, आइसोमेट्रिक। हैंस क्लियरली टी आइसोमेट्रिक हो गया। अब हैंस क्लियरली टी इज़ 1 1, इसने यहाँ टी को 1 1 सीधा लिख दिया। आप इसको प्रूव करना चाहें तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम लेके चलेंगे टी के अंडर किसी भी एक्स की इमेज 0 आ रही है, अगर टी एक्स तो 0 आ रही है तो नॉर्म भी क्या होगा 0, लेकिन नॉर्म ऑफ टी एक्स तो नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया है, तो यानी नॉर्म ऑफ एक्स 0 होगा। और अगर किसी वेक्टर का नॉर्म 0 हो तो वो वेक्टर खुद 0 होता है, यानी टी के अंडर किसी भी वेक्टर की इमेज 0 लेकर चली तो वो वेक्टर खुद ही 0 हो गया, यानी सिर्फ टी एक्स 0 की इमेज ही 0 जा रही है। और जब हमारे पास किसी भी ऑपरेटर के अंडर 0 की इमेज ओनली 0 जाए तो वो कैसा होता है 1 1। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे टी इज़ ऑन टू। टी इज़ ऑन टू प्रूव करने के लिए मुझे क्या दिखाना है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज मिल रही है, या फिर मैं कहूँ कि रेंज सेट को मुझे एच के इक्वल दिखाना है। ये ऐसा काम हमने पिछले भी थ्योरम में किया था, पिछली वीडियोज़ में भी। टी H2H है, M क्या लिया है, इस H का रेंज सेट लिया है, सिर्फ रेंज स्पेस को M बोला है। पहले हम दिखाएंगे M क्लोज्ड है। M को क्लोज्ड दिखाने के लिए Y कोई लिमिट पॉइंट लिया M का, Y क्या है, लिमिट पॉइंट है M का। देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस TXN, अगर Y लिमिट पॉइंट है तो डेफिनेटली मुझे एक सीक्वेंस मिलेगी जो उसको कन्वर्ज कर रही है, सच डैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी TXN क्या होगा Y। नाउ फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n सच डैट नॉर्म ऑफ xm माइनस xn हमारी इक्वल होगी। अभी हमने T प्रिजर्व द नॉर्म्स का यूज़ किया, xm माइनस xn कोई भी वेक्टर है तो इसकी नॉर्म और T ऑफ xm माइनस xn की नॉर्म सेम आएगी। दिस इम्प्लाइज टी एक्सएम माइनस टी एक्सएन क्या हो गया, टी एक्सएम दोनों पर अलग अलग किया। और ये हमारी कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये 0 को कन्वर्ज करेगी, कोशी होगी, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी होती है। अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रही है तो यानी ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है, यानी एक्सएन भी कैसा होगा, कोशी सीक्वेंस होगा। लेकिन एच तो हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस का मतलब है एच कंप्लीट है। अगर एक्सएन कोई भी कोशी सीक्वेंस है तो वो उसके ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, ये कंप्लीटनेस मुझे बताती है बात। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, वाई क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टी एक्सएन, टी ऑपरेटर को बाहर लेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन हो जाएगा, दैट इज़ वाई बिलोंग्स टू एम। और अगर कोई किसी सेट का लिमिट पॉइंट उसी सेट में चला जाए तो वो सेट कैसा होता है, क्लोज्ड। ठीक है, अगर m क्लोज्ड हो गया, अब हम प्रूव करेंगे m इज़ इक्वल टू h। मान लिया m h के इक्वल नहीं है, अगर m h के इक्वल नहीं है तो m प्रॉपरली सबसेट होगा h का, और हमें पता है देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर z नोट। अगर कोई भी प्रॉपर क्लोज्ड सबस्पेस हो h का तो मुझे एक वेक्टर z नोट मिलेगा h में, सच डैट z नोट परपेंडिकुलर होगा m पर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज z नोट बिलोंग्स टू m परपेंडिकुलर वेयर m इज इटसेल्फ अ हिल्बर्ट स्पेस। सब स्पेस है तो हिल्बर्ट स्पेस तो होगा, कंप्लीट भी हो गया, क्लोज्ड है तो। ठीक है, क्लोज्ड है तो कंप्लीट हो जाएगा ना। m सिंगलटन 0 है तो 0 स्पेस हुआ। देन t इज़ इन m, t ऑफ h सिंगलटन 0 हो गया, यानी h और m इक्वल हो गए। देन द रिजल्ट से ट्रिवली होल्ड। ठीक है, देखो एक बार इस थ्योरम को, इस रिक्वायर्ड पार्ट को दोबारा करते हैं। हमें m और h को इक्वल दिखाना है। हमने माना m और h इक्वल नहीं है, अगर m h के इक्वल नहीं है तो प्रॉपरली कंटेन्ड होगा, क्योंकि सबस्पेस तो ये है ही, तो m प्रॉपर सबसेट होगा। m क्या होगा, m प्रॉपर सबसेट होगा h का। ठीक है, और हमने एक थ्योरम की थी, अगर कोई भी प्रॉपर और क्लोज्ड, हम इसे पहले प्रूव कर चुके हैं। m क्या हो गया, प्रॉपर और क्लोज्ड। अगर कोई भी प्रॉपर क्लोज्ड सबस्पेस हो h का, हिल्बर्ट स्पेस का, तो डेफिनेटली एक नॉन जीरो वेक्टर मिलता है z नोट इन h में एक वेक्टर मिलेगा, नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा, सच डैट वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा m पर। अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर पूरे m पर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर वो उसके m परपेंडिकुलर में चला जाएगा, जबकि m यहाँ पर क्या है, सब स्पेस है। सब स्पेस है तो हिल्बर्ट स्पेस हुआ।
ठीक है। अगर m में सिर्फ सिंगलटन 0 जाता, यानी हर एलिमेंट की इमेज किस क्या जा रही है 0, क्योंकि m क्या है रेंज सेट, रेंज सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो मेरा हर एलिमेंट यानी 0 पर मैप कर रहा है, t इज़ इन m, ठीक है। तो t ऑफ h किसी भी h के किसी भी एलिमेंट पर लगाऊंगी उसकी इमेज क्या आ रही है 0, तो इसका मतलब h खुद भी क्या हो जाएगा सिंगलटन 0, तो इसमें नॉन जीरो वेक्टर कैसे मिलेगा। तो रिजल्ट ट्रिवली होल्ड, हम ये पार्ट इसलिए कह देंगे ये नहीं चीज़ एग्जिस्ट करेगी। फिर हमारे पास एक और रिजल्ट होता है, एवरी हिल्बर्ट स्पेस कंटेन्स अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है उसके पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट जरूर मिलेगा, और m क्या है एक हिल्बर्ट स्पेस है, तो यानी m के पास भी एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट मिलेगा। अगर m सिंगलटन 0 नहीं होगा तो z नॉट परपेंडिकुलर है m पर, ठीक है। अगर z नॉट पूरे m पर परपेंडिकुलर है तो m का जो ऑर्थोनॉर्मल कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट मिलेगा उस पर भी तो परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब z नॉट परपेंडिकुलर हो जाएगा या ऑर्थोगोनल हो जाएगा कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट पर। और हमने अभी अभी एक रिजल्ट किया था इक्विवेलेंट कंडीशन कि अगर कोई भी z नॉट किसी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट पर परपेंडिकुलर हो जाए तो उस z नॉट को 0 ही होना पड़ेगा, लेकिन z नॉट 0 हो नहीं सकता क्योंकि हम लेके चले नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आई, दोनों केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हम मान के चले m और h इक्वल नहीं है, m h के इक्वल होगा, अगर m h के इक्वल होगा तो t क्या हो गया ऑन टू, t अगर ऑन टू हो गया तो हम कह सकते हैं कि t यूनिट आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म हुआ, और t आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है इसलिए t यूनिटरी होगा।